नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का RO ARO AHC RO ARO का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है आज से, और ये बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए जो कि साइंस में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट रिवीजन के लिए मैं ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाई हूँ, तो आप सभी लोग एक नज़र डाल के तभी जाइएगा एग्ज़ाम में, जिससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो जिन्होंने मेरी सारी साइंस की क्लासेस अटेंड की होगी उन्हें इसके बारे में पता होगा, तो एक क्विक रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पे क्या करना है, इधर देखिए आपको हार्मोन दिया हुआ है और इधर इससे ये बताना है आप सभी को कि कौन से अंग से ये हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन किससे होता है यह आपको बताना है। तो प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो यह महिलाओं में होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और महिलाओं की गर्भाशय से यह स्रावित होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो यह किस में होता है, पुरुषों में होता है और पुरुषों के अंडाशय से यह स्रावित होता है। थायरॉक्सिन की बात करें तो थायराइड से हम अवटु ग्रंथि जिसको बोलते हैं, थायराइड से जो है यह इसका स्राव होता है। इंसुलिन की बात करें तो अग्नाशय में स्थित जो लैंगर इसकी दीपिका है उसमें जो बीटा कोशिका है वहाँ से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही हो जाएगा, देखिए पहले क्या गया है 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है, 3 4 1 2 ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो इसका करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो इंसुलिन से रिलेटेड जितनी सारी क्वेश्चन होती है बच्चों, मैं आप सभी से बता चुकी हूँ। तो इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है तो बताएंगे आप लोग, तो बता दें जस्ता। ठीक है, और इंसुलिन बताया मैंने अभी कि इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है सबसे पहले, और दूसरी बात यहाँ जो है अग्नाशय में बीटा कोशिका से जो है अग्नाशय में जो लैंगिक है उसकी दीपिका है उसकी बीटा कोशिका से इसका स्राव होता है। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट देखेंगे हम लोग देरी ना करते हुए। और इंसुलिन की कमी से रोग अगर पूछे तो कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है तो कौन सा हार्मोन है यह आपको बताना है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है तो ऑप्शन ए हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, और यह पादप हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल जो होती है यह मतलब जो सूखा सहिष्णुता होती है इससे एब्सिसिक अम्ल से संबंधित है। ठीक है, और अगर बात करें कि जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन हार्मोन फूलों के खिलने आदि में सहायक होती है। और साइटोकाइनिन का प्रयोग जो है पादप वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन कैसा है, पादप वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मानव शरीर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट के विनियमित करता है। तो कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित कौन करता है मानव शरीर में, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको बता दें ऑप्शन सी हो जाएगा परावटु या फिर पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा, पैराथायराइड हार्मोन जो है मानव शरीर में क्या करता है, हार्मोनों में से जो है कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। और थायरॉक्सिन के बारे में तो आप सभी को पता है, अभी भी मिलता है। थायरॉक्सिन पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करता है। और पैराथायराइड्स जो है, जो अभी मैंने बताया परावटु, इसकी बात करें तो पैराथायराइड की कमी से जो है जो शरीर में ऐंठन कंपन ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, यह सब किसकी वजह से होता है, पैराथायराइड्स की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, किसके जमाव से जो है गठिया रोग होता है, फटाफट बताएंगे। तो बता दें आप सभी को यूरिक अम्ल के जमाव से जो है गठिया रोग होता है, किसके जमाव से, यूरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के कि वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, उसके बाद मलेरिया में किस जीवाणु की वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो यह किसने वो बताया था, तो बता दें ऑप्शन सी हो जाएगा, सर रोनाल्ड रॉस ने बताया था। किसने, सर रोनाल्ड रॉस ने जो है बताया, इसकी खोज सर रोनाल्ड रॉस ने किया कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ओके, क्लियर। ग्रेगर मेंडल के बारे में सभी को पता है, और डार्विन की जो है कौन सी सिद्धांत है सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एटीपी का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन बनेगा कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, एटीपी का, तो इसका निर्माण कहाँ से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो कि ऊर्जा घर कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, सॉरी
तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा यहाँ पे। और माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है किस, एटीपी का निर्माण किस में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एक क्वेश्चन, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, तो एटीपी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे राइबोसोम, पता ही है आप सभी को, राइबोसोम जो है राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए को जो है प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, क्लियर। और आप सभी को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता ही है। चलिए, टमाटर में लाल रंग का कारण बताएंगे आप लोग। टमाटर में जो है लाल रंग होती है, ये कारण से होती है, तो लाइकोपीन के कारण होती है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। अगर हम बात करें कि कैरोटीन, तो कैरोटीन जो है गाजर का जो पीला रंग होता है वह कैरोटीन के वजह से होता है, ठीक है। अगर हम कैप्सोसिन की बात करें तो हरी जो मिर्च होती है वह किसके कारण होता है, कैप्सोसिन के कारण होता है, ठीक है। जैंथोफिल की बात करें तो जो पपीता का पीला रंग है वह जैंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। पपीता की पीले रंग जैंथोफिल के कारण। कैप्सोसिन टमाटर के हरी मिर्च के जो है कैप्सोसिन समझ रहे होंगे आप लोग इसी से, ठीक है। कैरोटीन जो है गाजर के पीले रंग का कारण है, क्लियर। और गाजर के जो है लाल रंग का कारण क्या है, यह हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से कोई एक है जो कि सुमेलित नहीं है, तो आप लोग फटाफट बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं। प्याज का जो लाल रंग है वह किसके कारण होता है, इसका कारक क्या है, एंथ्रोसाइनिन है, ठीक है। गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा, यहाँ पे बता दिया, तो गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का पीला रंग क्या कुरुकुमीन के द्वारा होता है, नहीं, अभी मैंने आप सभी को बताया कि कैरोटीन के कारण जो है गाजर का पीला रंग होता है। गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, ठीक है। और आलू का जो है हरापन है वो किसके कारण होता है, यह जो है सोलेनिन के कारण होता है। और कुरकुमीन जो है वर्णक किसमें होता है, यह कारक किसका होता है, हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारक होता है, कुरकुमीन वर्णक के कारण होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बता दें कि कलाई की हड्डियों को किसके नाम से जाना जाता है, आप सी हो जाएगा मेटाकार्पल्स के। जो कलाइयों की हड्डियाँ यानी पूरे हाथ की जो उंगलियाँ, ये सारी हड्डियाँ होती हैं कलाइयों में, ये मेटाकार्पल्स के कारण होता है। केवल कार्पल्स अगर पूछे तो केवल कार्पल्स जो है किस में होता है, सॉरी मैंने मेटाकार्पल्स बताया ना, आप यहाँ पे कार्पल्स कर लीजिएगा। कलाई की हड्डी पूछ रहा है, मेटाकार्पल्स क्या हो जाएगा, आप ये लोग ये बताएंगे। अगर हथेली की हड्डी की बात करें तो मेटाकार्पल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कलाई की हड्डी की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्पल्स, ओके, क्लियर। अगर मेटाकार्पल्स की बात करें तो मेटाकार्पल्स पैर की उंगलियों की होती है। पैर की उंगलियों का क्या हो जाएगा, जो पैर की उंगलियां होती हैं उनकी जितनी अस्थियां होती हैं उसे मेटाटार्सल कहते हैं, मेटाटार्सल, ओके, क्लियर, ठीक है। और लिगामेंट्स क्या होता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है, आपको पता ही है, ठीक है। यह एक क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम टेंडर की बात करें तो जो पेशी को अस्थियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, टेंडन, कंडरा जिसको बोलते हैं, ठीक है, टेंडन या कंडरा, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए हम लोग, अच्छा इसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं है, चलिए कुछ मिस्टेक होगा तो आप लोगों से एडवांस में जो है सॉरी बोलते हैं, है ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। किसी वृक्ष को यहाँ पे देखेंगे क्या है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि पहुँचती है तो किसके कारण होती है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि पहुँचती है उसकी आधी शाखाओं का नाश अगर कर दिया जाए क्या हो जाएगा, या फिर उसकी छाल का नाश कर दिया जाए तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अगर उसकी छाल को काट दिया जाए तो क्या होती है, जब ये पूरी जो पौधे होते हैं देखते हैं कि सूख जाती है, पूरा जो पौधा होता है वह क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है पूरी वृक्ष, ओके। तो यहाँ पे उसकी छाल का नाश करने पे जो है अधिकतम हानि होती है, तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसमें बताना है आप सभी को। निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम, रेडियम, तो कौन सा है, तो बताते हैं आप सभी लोग। ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मेनियम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्त है, आप सभी को पता है जर्मेनियम और सिलिकॉन इसका जो है महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का। और यह एक अर्धचालक युक्ति है, आपको पता है, जिसे मुख्यतः क्या करते हैं, प्रवर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑस्मीसियस की बात करें तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, और आप सभी को क्लियर है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, इसमें से कोई एक ही है जो कि सही सुमेलित है, तो बताएंगे आप लोग फटाफट। तो बता दें आप लोगों का, थर्मो रेसिस्टर जो है यही एक सही सुमेलित है। थर्मो रेसिस्टर का क्या हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। संधारित्र का क्या हो जाएगा, संधारित्र आप लोग बताएंगे इसका क्या हो जाएगा, क्या संधारित्र का थर्मामीटर हो जाएगा, या फिर
बताएंगे दिष्टकारी किसका हो जाएगा, दिष्टकारी। सबसे पहले बताएंगे दिष्टकारी किसको किस में जो है चेंज करता है। क्या आपको पता है दिष्टकारी जो है किसको किस में चेंज करता है? तो आपको पता है दिष्टकारी जो है जिसे रेक्टिफायर कहते हैं। अब क्लियर है, रेक्टिफायर से आप लोग क्लियर होगा। रेक्टिफायर जो है AC को DC में कन्वर्ट करता है। AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है? रेक्टिफायर, ठीक है, यानी दिष्टकारी। और अगर आवर्धक की बात करें तो आवर्धक क्या है? तो आप लोग बताएंगे तो मैग्नीफाइंग जो होता है या इसे क्या कहते हैं? आवर्धक कहते हैं। और यहाँ एक उत्तल लेंस है, आप सभी को पता है यहाँ एक क्या है? उत्तल लेंस है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपयोग विस्फोटक में किया जाता है? यहाँ पे बताना है आप सभी को किसका उपयोग जो है विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया, ऑक्सैलिक एसिड। तो बता दें आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लिसरॉल का प्रयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाए। ग्लिसरॉल जो कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या बनाता है? सैंद्रिक नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी TNG क्या बनाता है? TNG बनाता है। और अगर पूछे कि TNG से क्या बनाया जाता है, क्वेश्चन आता है कि डायनामाइट बनाया जाता है, तो TNG के द्वारा ही बनाया जाता है। TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई में किया जाता है? यहाँ बताना है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है दिया सलाई के उपयोग में किया जाता है, निर्माण में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाल फास्फोरस। क्लियर, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड की बात करें तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? चूहा विष के रूप में किया जाता है। फास्फोरस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जो है समुद्र में जहाज़ों के संकेत देने में किया जाता है। अगर छोटी छोटी चीज़ें पूछता है तो आप सभी को पता होना चाहिए। लाल फास्फोरस का प्रयोग होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कोई एक है जो कि सुमेलित नहीं है, तो बताना है। मेशान की खोज किसने किया था? तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए मेसान की खोज यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा आप सभी लोग। मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने, पॉजिस्ट्रॉन की CD एंडरसन एवं US हेस ने, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे ने, परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो है एनरिको फर्मी ने नहीं किया था, GT सरबोग ने किया था। एनरिको फर्मी ने किसका खोज किया था? आप लोग बताएंगे परमाणु रिएक्टर। ठीक है, परमाणु रिएक्टर का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय संलयन। अच्छा यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं पता है बता दें फिर से, तो यहाँ पे यही आपका जो है सही से सुमेलित नहीं है। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जो हो जाएगा यहाँ क्लियर हो जाएगा GT सरबोग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप सभी को विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साधारणतया उनकी टोकोमॉक डिज़ाइन होती है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा आप सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। तो बता दें दोस्तों यहाँ पे आपका सेकंड क्या हो जाएगा? साधारणतया उनकी टोकोमॉक डिज़ाइन होती है। किसकी? नाभिकीय संलयन रिएक्टर जो होती हैं साधारणतः उनकी टोकोमॉक डिज़ाइन होती है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे यह भी सही हो जाएगा, यानी 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 सही हैं। ठीक है, अब पहले की बात करें तो वे भारी नाभिकों के होता है, तो नहीं। 2 या 2 से अधिक नाभिक परस्पर में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह केवल नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन क्या है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का विघटन का अंतिम उत्पाद है। तो यहाँ आपको बताना है फटाफट क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें यहाँ पे सीसा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेड जो है सीसा हो जाएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है अगर पूछे तो कौन सा है? तो यूरेनियम है, आप सभी को पता है। और थोरियम क्या है? थोरियम का उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा किसमें और किया जाता है, यहाँ हम लोग हमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग कहाँ होता है, यह आप लोग बता देंगे। हमने कई बार बताया आप सभी को। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। फटाफट बताएंगे यहाँ पे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, आप लोग फटाफट आंसर बताते चलेंगे। ज़्यादा वो करने में, एक्सप्लेन करने में आप सभी को और भी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे बता दें, एजोला जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एजोला जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि वह जलीय फर्न कौन सा है जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो वह कौन सा जलीय फर्न है? एजोला। ठीक है, एजोला एक जलीय फर्न है। और नील हरित शैवाल और जो है एजोला का क्या है? सहजीवी है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन नील क्रांति से संबंधित है। यहाँ पे बताएंगे कौन जो है नील क्रांति से संबंधित है। तो पशु, मधुमक्खी, मत्स्य, मुर्गी। तो यहाँ पे बता दें मत्स्य। मत्स्य जो है नील क्रांति से संबंधित है। मत्स्य के अध्ययन को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है, एक्वा कल्चर। अगर पूछता है कि एक्वा कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मत्स्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगर पूछे कि मुर्गी पालन को क्या कहते हैं, तो कुक्कुट पालन आपने सुना होगा। कुक्कुट पालन किससे संबंधित है, मुर्गी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। गेहूं में बौनेपन की प्रजाति है, यहाँ पे बताना है कि गेहूं में बौनेपन की प्रजाति है कौन सी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नोरीन 10 जो है। और अगर पूछे कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है गेहूं में। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है, तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सेरेनको प्रभाव। तो बता दें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। ठीक है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है। रॉकेट उड़ाने, हाइड्रोजन बम बनाने आदि में नाभिकीय संलयन का प्रयोग होता है। और परमाणु बम में जो है नाभिक जो है किस पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है। तो क्लियर है यहाँ से आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, हमारे रुधिर में जो है जो ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है उसका नाम क्या है, तो हीमोग्लोबिन। आप सभी लोगों यहाँ से दो बातें क्लियर हो रही है। एक तो हमारे जो शरीर में रुधिर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और यह हीमोग्लोबिन क्या है, तो यह प्रोटीन है। ठीक है। हीम तथा ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है हीमोग्लोबिन। तो आप सभी को पता है हीम मीन्स क्या होता है। क्लियर है आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, तो एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से। तो जो भूलने की बीमारी जो होती है उसे एल्जाइमर रोग कहते हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, मस्तिष्क की बीमारी से संबंधित है, भूल जाना। आँख की बीमारी ट्रैकोमा बीमारी होती है। ठीक है। और क्लियर है आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे संतरे के छिलके को निचोड़ने पर निकलने वाली ज्वलनशील रस में मौजूद रासायनिक तत्व है। तो संतरे के छिलके में को निचोड़ने में जो ज्वलनशील रस मौजूद होती है उस रासायनिक तत्व का क्या नाम है, तो बता दें लिमोनिन। क्या है, लिमोनिन नाम है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लिमोनिन एक कार्बनिक तेल है जो कि क्या होता है, जलता है, परंतु पानी में क्या होता है, या फैलता नहीं है। जलता है मगर पानी में फैलता नहीं है। और लिमोनिन का प्रयोग आप सभी लोग जो फेस वॉश यूज़ करते हैं, जो परफ्यूम यूज़ करते हैं, शैम्पू, इन सब आदि में इस्तेमाल किया जाता है लिमोनिन का। ठीक है। और क्लियर है यहाँ से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, जैसा कि हमेशा आप सभी को देते आए हैं, तो अगर आप सभी लोग यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी पे बहुत ही कम फी में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर। ठीक है। यहाँ पर खास बात यह है दोस्तों कि आप सभी लोग जो है लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास यदि आप जो है नहीं पहुँच पाते हैं तो कहीं भी किसी भी वक्त आप लोग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज़, टेस्ट, मॉक टेस्ट सभी कराई जाती है। और यहाँ पर टेस्ट जो कराई जाती है यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें जो है टॉप 25 जो रैंकर्स होते हैं उन्हें कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है, कुछ न कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे जो भी बैचेस स्टार्ट हुए हैं उसकी देख सकते हैं, बाकी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। खास बात जो बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप सभी लोग किसी भी अपने मन चाहे ट्यूटर से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी फाउंडेशन नहीं है कि आपको इन्हीं से ही पढ़ना है। ठीक है। और यहाँ पे खास बात जो है कि आप लोगों को कितने कोर्स एक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, एक सब्सक्रिप्शन लेने पे आप सभी ये सारी तैयारियाँ कर सकते हैं। फ़ी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 9,350 रुपये है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अरे मैम अभी ये तो ज़्यादा है तो 10% और डिस्काउंट ले लीजिए, मगर पढ़ाई के मामले में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल तो 10% डिस्काउंट मिल जाता है तो प्रॉब्लम ही क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा, जिससे 10% और डिस्काउंट मिल जाएगी और आपकी फ़ी और लेस हो जाएगी और आप इसी तरीके से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अनअकैडमी से रिलेटेड जानकारी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट बिना देरी किए हुए। तो हीरा यहाँ पे देखिए क्या है, हीरे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ पे सत्य कथन को देखना है। तो हीरा काला शीशा कहलाता है, हीरा क्या कहलाता है, काला शीशा कहलाता है, ऐसा क्या है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। हीरा में कार्बन होता है, बिल्कुल है। इस्पात हीरे से अधिक कठोर होता है, इस्पात क्या हीरे से अधिक कठोर होता है, तो यहाँ पे भी जो है आपका ऑप्शन यह भी जो है क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हीरा में कार्बन होता है, केवल यही एक बात सत्य है। ठीक है। तो यह बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो हीरा में कार्बन होता है, तो केवल एक सही है, केवल एक कथन सही है। क्लियर।
तो हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम तथा कठोरतम रूप है और इसी कारण यह शीशे को काट देता है। हीरा जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। और ग्रेफाइट, यहाँ पे हीरा को काला शीशा नहीं कहते हैं, ग्रेफाइट को कहते हैं। किसको, नोट कर लेंगे, ग्रेफाइट को जो है काला शीशा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कोयला खानों में विस्फोट के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है। तो कोयला खानों में जो है विस्फोट के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, मीथेन जो है, मीथेन है। और मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है, आप सभी को पता है। एसिटिलीन का प्रयोग अगर पूछे कहाँ पर होता है, तो कच्चे फलों को पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि कितना जो है यह हानिकारक गैस है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित है, इसमें भी बताना है आप सभी को कि कौन सुमेलित है। ऑप्शन को देखेंगे ध्यानपूर्वक। बायोगैस, क्या बायोगैस कीटनाशी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, क्या हृदय विकार है। डीडीटी, क्या गोबर है या निकोटीन तंबाकू है। तो इसमें बता दें कौन कौन सा हो जाएगा। तो पहला दूसरा जो है सही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार के लिए प्रयोग किया जाता है। निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाता है। तो ये दोनों सही है, यानी 2 और 4 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। 2 और 4 सही है, क्योंकि जो बायोगैस है, बायोगैस गोबर खाद को कहते हैं। ठीक है, और डीडीटी जो है एक कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। डाईफेनाइल हाइड्रोक्लोरोइथेन, इसका डीडीटी का जो है फुल नेम आपको क्या पता होना चाहिए, डाईफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो डीडीटी एक कीटनाशी के रूप में प्रयोग होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है यहाँ पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो फटाफट बताएंगे। तो CaSO4 1/4 H2O हो जाएगा। यहाँ पे CaSO4 1/4 H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट इसे बोलते हैं और इसका उपयोग जो है मूर्तियाँ आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। निम्नलिखित में से कोई एक है जो कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का सोडा जो है सोडियम, कपड़े धोने का सोडा क्या पोटेशियम है, तो बिल्कुल नहीं। जो कपड़े धोने का सोडा है या धोने का सोडा जिसे बोलते हैं, इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और Na2CO3 इसका जो है सूत्र होता है, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग कहाँ होता है, लाल दवा जो आप लोग सुने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन क्या होता है, यह आपको बताना है। तो इंसुलिन होता है, क्या होता है बताएंगे, प्रोटीन होता है। अगर पूछ ले कि इंसुलिन क्या है, तो प्रोटीन होता है। और इंसुलिन जो है पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि संक्रामक H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं। जो संक्रामक H5N1 इन्फ्लुएंजा है उसे क्या कहते हैं, तो बर्ड फ्लू क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू कहते हैं H5N1 को। ठीक है, क्लियर, बर्ड फ्लू कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और कूट 1 कूट 2 को जो है सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। आप सभी लोग फटाफट बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो चलिए सुमेलित करके बताते हैं। देखिए पहला है प्लेग। प्लेग जो है किसकी कारण होता है, तो प्लेग जो है पिस्सुओं को काटने से फैलता है। फाइलेरिया की बात करें तो फाइलेरिया जो है मच्छरों से होता है। बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। और टाइफाइड जो है किसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में है, तो 2 3 4 1 ऑप्शन डी में है। आप सभी का क्लियर कर लीजिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है सही युग्म सुमेलित नहीं है। ऑर्किड अधिपादप है। ठीक है, चंदन जो है जड़ परजीवी है, बिल्कुल सही है। तो घटपर्णी जो है जलोदभिद नहीं है। घटपर्णी कैसा है, घटपर्णी जो है कीटभक्षी पौधा होते हैं जो अम्लीय मृदा में उगते हैं। आप सभी को पता है, यहाँ पे यही सुमेलित नहीं है। ये कैसा होता है, ये अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीट को ही अपने आहार के रूप में प्रयोग करते हैं, अपनी आहार की कमी को पूरा करते हैं कीट को खा कर। तो घटपर्णी अगर पूछे किसका उदाहरण है, तो कीटभक्षी पौधे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और अमरबिल तना परजीवी। नेक्स्ट है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार बताना है आप सभी को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले H2O लिखिए और इसी से बताइए क्या हो जाएगा आप सभी लोग का। तो H यानी 1 इंटू क्या हो जाएगा,
2, हाइड्रोजन का परमाणु भार, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है और यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया आपने, तो क्या हो गया 2 आ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो इन दोनों का वो करेंगे अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आप सभी का 1 × 2/16, 2 8 जा 16, क्या आ गया 1:8, 1:8 आ गया, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:8। क्लियर। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार क्या हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शैवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो शैवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में ये केवल एक कोशिकीय होते हैं। क्या शैवाल केवल एक कोशिकीय होते हैं, फटाफट बताएंगे। या फिर ये स्वपोषी होते हैं, तो बिल्कुल सही। क्या ये नाइट्रोजन और को स्थिर कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ये केवल एक कोशिकीय होते हैं, तो ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होते हैं, ना कि केवल एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे 2 और 3 कथन क्या है सही है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आंशिक स्तंभ परजीवी है। क्या है आंशिक स्तंभ परजीवी है, इसका उदाहरण बताएंगे। अच्छा ठीक है। तो आंशिक स्तंभ परजीवी का उदाहरण बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा विश्कम, मिसलेटा, लोरेथेंस, ये बताएंगे कौन सी परजीवी पौधे हैं। तो यह सभी जो है परजीवी पौधे हैं, आंशिक स्तंभ परजीवी पौधे, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। तो ऑल हो जाएगा। परजीवी अपना भोजन दूसरे जीवित पौधे या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, आप सभी को पता है। तो जो ये आप सभी लोगों का है क्लियर होना चाहिए कि किसके अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। लोरेथेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है, आम, नींबू, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं लोरेथेंस के अंतर्गत आते हैं। मिसलेटा के अंतर्गत जो है कटहल वगैरह आते हैं। स्तंभ परजीवी के जो उदाहरण हैं ये सभी क्या है चंदन, गन्ना, ज्वार, और केवल कौन से ये हैं स्तंभ परजीवी, आंशिक स्तंभ परजीवी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और आंशिक मूल परजीवी की बात करें तो कौन सा है, तो यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फटाफट। हीमोफीलिया रोग सामान्यतः पाया जाता है। तो हीमोफीलिया रोग सामान्यतः किस में पाया जाता है, तो हीमोफीलिया रोग सामान्यतः पाया जाता है पुरुषों में। तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए। चोट लगने पर थक्का नहीं बनता है तथा रक्त बहता रहता है, इसलिए इसे और भी एक नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं रक्त स्रावण। अगर चोट लगने पे रक्त का जो है थक्का न बन के बहना, ब्लड का बहना आरंभ हो जाता है, तो इसीलिए रक्त स्रावण भी कहते हैं, ठीक है। तो यह किस में होता है पुरुषों में होता है। क्लियर। दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में आप सभी लोगों की क्लास में हाजिर होती रहूँगी। और साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग चाहते हैं और अच्छे से रिवीजन, तो हमारी क्लासेस जो है हो चुकी है और बहुत सारे मैक्सिमम मैंने क्लासेस साइंस की ले लिया है। तो आप लोग एक नज़र बस थोड़ा स्पीड बढ़ा के फटाफट देख सकते हैं, जिससे आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए ये थी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक रायसर चैनल पर। और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।